राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, 2 मिनट का उद्बोधन आप अवश्य ही सुने ताकि इस वीडियो में क्या आपके लिए लेके आया हूं उसके बारे में थोड़ा बता दूं और आपको परीक्षा के समय क्या करना है उसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करें ताकि आपका मार्गदर्शन अच्छी तरह से हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये हिंदी साहित्य की श्रृंखला दूसरी है। इससे पहले एक श्रृंखला अर्थात प्रश्नोत्तर जो संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला है वो जारी कर दी है। ये दूसरी श्रृंखला है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन इसमें किया गया है और आपकी सफलता को निखारने में निश्चित रूप से ये सहायक सिद्ध होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हिंदी अनिवार्य यानी हिंदी कंपलसरी के लिए 2 श्रृंखलाएं जारी की गई। अब हिंदी लिटरेचर की जो है वो दूसरी श्रृंखला जारी की जा रही है। इसके तत्पश्चात आपके लिए इंग्लिश की श्रृंखलाएं जारी की जाएगी और तत्पश्चात आपके लिए पॉलिटिकल की श्रृंखलाएं भी जारी की जाएगी जिसमें मुख्य मुख्य प्रश्नों का चयन किया जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है 9610208295 पर। यहां पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप यदि पूरे चैनल को देखना चाहते हैं यानी जैसे संपूर्ण हिंदी कंपलसरी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश, पॉलिटिकल, इन सभी विषयों का कंप्लीटली अध्ययन आपको करवाया गया है इस सत्र के हिसाब से। यानी इस सत्र में जो आपके सिलेबस में लागू किया गया है उस हिसाब से आपके लिए प्रश्नोत्तर और पाठ पढ़ाए गए हैं। तो आप यदि ये चाहते हैं कि हमें पूरा का पूरा वीडियोस प्राप्त हो तो आप साहित्य क्लासेस नाम से सर्च करें। साहित्य क्लासेस नाम से सर्च करेंगे। वहां सर्च करने पर आप वीडियो में जाएं। वीडियो में जाने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे जो लिस्ट बनी हुई है लिस्ट में जाएं और लिस्ट में आपके हिंदी साहित्य की अलग बनी हुई है, हिंदी कंपलसरी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, पॉलिटिकल की अलग है। तो सभी विषयों की अलग अलग लिस्ट है, वो सूचियां बनी हुई है। वहां पर जाकर के भी आप पूरा के पूरा यानी पूरा सिलेबस आप है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी है और अब ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, संभावित प्रश्नोत्तर जारी किए जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए परीक्षा का समय, इस परीक्षा के समय में छोटे छोटे प्रश्न है वो आपके 20 प्रश्न आएंगे और उन 20 प्रश्नों के उत्तर यानी एक एक नंबर के होंगे और 20 प्रश्न सीधे के सीधे होने हैं, सीधे के सीधे आपको प्राप्त होने हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप इस प्रकार के प्रश्न देखें और ये पूरा वीडियो देख करके आप अपने आप को देखें कि मुझे इनमें से कितने प्रश्न आते हैं। यानी इसमें लगभग 68 क्वेश्चन है वो शामिल किए गए हैं और इससे पहले यह लगभग 90 प्रश्नों का एक वीडियो और जारी किया गया था जो श्रृंखला प्रथम थी। ये श्रृंखला द्वितीय है। अब श्रृंखला तृतीय जारी होगी। तृतीय श्रृंखला के बाद में लघुतरात्मक प्रश्न जारी होंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि सब्सक्राइब करने पर आपके लिए जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है, अपलोड होते ही आपके चैनल पर आ जाए, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को तुरंत देख लें। क्योंकि परीक्षा का समय है तो इस परीक्षा के समय में आपको मेहनत बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं आपके आज कौन कौन से प्रश्न जो मुख्य बने गए हैं और उन मुख्य प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ? और मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। गुप्त जी के पिता रामचरण किस उपनाम से काव्य रचना करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उनके पिताजी किस नाम से लिखते थे? कनकलता। किस नाम से? कनकलता उपनाम से। कनकलता उपनाम से। कनकलता उपनाम से। गुप्त जी के काव्य की क्या विशेषता है? तो गुप्त जी के काव्य में एक तो क्या मिलती है, देखिए इसका उत्तर होगा गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं में राष्ट्रीयता क्या मिलेगी? राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम,
स्वदेश प्रेम और स्वदेश प्रेम के अलावा है युगीन चेतना। ये इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैथिली शरणगुप्त को सर्वाधिक लोकप्रियता किस कृति से प्राप्त हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये हुई थी भारत भारती से। भारत भारती से, जो कि 1912 ईस्वी में लिखी गई थी। भारत भारती उनकी जो काव्य रचना थी उससे। मैथिली शरणगुप्त को किस कृति के उपरांत राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? और वो यही थी भारत भारती। कौन सी थी? भारत भारती। भारत भारती थी। भारतीय संस्कृति के नवजागरण का कवि किसे कहा गया? जैसे ऐसा प्रश्न आ गया कि भारतीय संस्कृति के नवजागरण का कवि किसे कहा गया है, तो वो होगा मैथिली शरणगुप्त। कौन होगा? मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त की प्रमुख रचनाएं बताइए। अब देखिए, आपको एक लाभ और हो जाता है, जैसे कवि परिचय आता है, इनमें से बहुत सारे जो प्रश्न है आप कवि परिचय में भी आपको याद हो जाएंगे कि इसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी काव्य की क्या विशेषताएं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं। तो इससे एक प्रश्न तो आपके निश्चित रूप से कवर हो ही गया, यानी जो बड़ा प्रश्न भी कवर हो जाता है। और प्रश्न क्या है? मैथिली शरणगुप्त की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को हमें लिख करके बताना है कि कौन कौन सी रचनाएं। जैसे देखिए, एक तो भारत भारती है, भारत भारती। इसके अलावा आपके हैं जयद्रथ वध, जयद्रथ वध। इसके अलावा है आपके पंचवटी। पंचवटी के अलावा है आपके जंकार। जंकार के अलावा है आपके साकेत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। साकेत के अलावा आपके यशोधरा, जो आपके कोर्स में है ही। तो ये और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन आप मुख्य मुख्य रचनाएं ये लिख सकते हैं। साकेत महाकाव्य में किसका चित्रण किया गया है? साकेत जो महाकाव्य है, इसमें किसका चित्रण किया गया है? इसमें चित्रण किया गया है, इसका आप क्या लिखेंगे? साकेत महाकाव्य में आप लिखेंगे इसका उत्तर कि साकेत महाकाव्य में, साकेत महाकाव्य में राम के चरित्र को, राम के चरित्र को आधुनिक परिवेश, आधुनिक परिवेश में चित्रित कर, आधुनिक परिवेश में चित्रित कर उपेक्षित उर्मिला के, उपेक्षित उर्मिला के चरित्र की त्यागमयी विशेषताओं को चित्रित किया गया है। उर्मिला की के चरित्र की त्यागमयी विशेषताओं को का चित्रण किया गया है। विशेषताओं का चित्रण किया गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी व पुत्र का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा को सबसे अधिक दुख किस बात का था? किस बात का दुख है यशोधरा को? गौतम बुद्ध द्वारा बिना बताए घर छोड़कर चले जाने का। यानी गौतम बुद्ध द्वारा बिना बताए घर से चले जाने का। ये आप साधारण भाषा में लिख सकते हैं, या बिना बताए महाविनिष्पण करने का, यानी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु बिना बताए घर छोड़कर चले गए थे। तो आगे देखिए, इसके आगे कौन से प्रश्न बनते हैं। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? ये तो प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंट भी लगा लें आप, आईएमपी भी लगा लें इसको, आईएमपी कर लें इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सी पत्रिका थी? वो थी वैश्योपकारक। कौन सी थी?
वेश्योपकारक, वेश्योपकारक पत्रिका में छपती थी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, इसमें कौन सा छंद है? देखिए आपके जो छंद है उसी में से लिया गया है, और इसमें है आपके कौन सा? हरि गीतिका। कौन सा है? हरि गीतिका है। हरि गीतिका वो होता है जिसमें 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है। 28 मात्राएं होती है, 16-12 पर यति होती है, जो हरि गीतिका होता है। गौतम बुद्ध राजगृह छोड़कर क्यों गए? क्यों गए थे? सिद्धि प्राप्त करने हेतु या दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु। क्यों गए थे? दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए। कवि ने प्रकृति का पुण्य स्थल किसे कहा है? भारतवर्ष को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतवर्ष को। जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। पंक्ति में जन शब्द किसके लिए आया है? और जन शब्द आया है किसके लिए? यशोधरा के लिए। किसके लिए आया है? यशोधरा के लिए। किस कवि का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ? और हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था। वैसे 1897 ईस्वी में महिषादल पश्चिम बंगाल में हुआ था। मुक्त छंद का प्रवर्तक किस कवि को माना गया है? और वो माना गया है निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखना है पूरा नाम, निराला को। निराला की प्रमुख रचनाएं बताइए। निराला की प्रमुख रचनाएं। निराला की प्रमुख रचनाओं में देखिए, जैसे अनामिका, याद कर लीजिए अनामिका। अनामिका के बाद परिमल, परिमल के बाद गीतिका, गीतिका के बाद तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, ये सभी है। राम की शक्ति पूजा में शक्ति की उपासना करने का सुझाव किसने दिया? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो दिया था जाम्बवान ने। उनकी सेना का सेनापति था जाम्बवान, उस जाम्बवान ने दिया था। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, इसमें कौन सा भाव है? और उसमें है वेदना। कौन सा भाव है? वेदना। इसमें वेदना प्रदर्शित की गई है। आगे देखिए, श्री राम को मां कौशल्या बचपन में किस नाम से पुकारती थी? राजीव नयन के नाम से। क्या नाम था उनका? राजीव नयन के नाम से। श्री राम जग की पूर्णाहुति के लिए क्या करने को उद्यत होते हैं? क्या करने को उद्यत होते हैं? या और वो हुए थे अपना एक नेत्र नील कमल के स्थान पर समर्पित करने को, यानी देवी के सामने अपनी आंख या नील कमल के रूप में अपनी आंख समर्पित करने को। नील कमल के स्थान पर अपना नेत्र पूर्णाहुति के लिए समर्पित करने को, समर्पित करने को उद्यत होते हैं। मिठाई वाला कहानी के लेखक का नाम बताइए। वो था भगवती प्रसाद, भगवती चरण वाजपेयी। कौन था? भगवती चरण वाजपेयी। तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, ये कथन किसका? ये मिठाई वाला कहानी में से एक लाइन ली गई है, और ये कथन किसकी है? किसका कथन है? किसने कहा था ऐसा? और वो कहा था विजय बाबू ने। किसने कहा था? विजय बाबू ने। याद कीजिए, जब वो मिठाई वाला उनके पास आता है और मिठाई वाला कहता है कि माँ आपको इस भाव में दे दूंगा या मुरलियां इस भाव में दे दूंगा, तब विजय बाबू कहते हैं नहीं, ये मुरली वाले की बात है, मुरली लेके आया तब की बात है।
तब विजय बाबू ने कहा कि आप देते तो सभी को एक ही भाव, लेकिन आप लोगों को झूठ बोलने की आदत है। अगला प्रश्न है कि मुरली वाले ने बेचने के लिए कितनी मुरलियां बनवाई थी, और वो कितनी बनाई थी? 1000। कितनी मुरलियां बनवाई थी? 1000। राज विजय बहादुर के बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के क्या नाम थे? चुन्नू मुन्नू। क्या नाम थे? चुन्नू मुन्नू। पत्नी का नाम क्या था? रोहिणी। आगे देखिए, नगर में मिठाई वाला मुरली बेचने कितने समय पश्चात आया? पहले वो खिलौने लेकर के आया था, खिलौने के बाद में मिठाई बेचने के लिए, यानी मुरलियां बेचने के लिए, मुरलियों के बाद में मिठाई बेचने के लिए आया। तो मिठाई वाला जो है मुरली बेचने के लिए कितने समय पश्चात आया था? खिलौने के बाद में वो आया था 6 महीने बाद। कितने बाद आया था? 6 माह बाद। और 6 माह बाद यानी मुरलियां बेच के गया था, फिर मिठाई लेके कितने महीने बाद आया था? 8 महीने बाद। कितने माह बाद? 8 माह बाद। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मिठाई वाला मिठाई किस भाव से दे रहा था? देखिए, किस भाव से दे रहा था? और वो दे रहा था 1 पैसे की 16। किस भाव से? 1 पैसे की 16। कितनी दे रहा था? और दादी ने कितनी मांगी थी? 1 पैसे की 25। दादी ने कहा कि 25 दे दे, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इतनी दूंगा। मिठाई वाला गली गली में मिठाई क्यों बेचता था? क्यों बेचता था? अपने बच्चों की खोज में। अपने बच्चों की खोज में, यानी उसके पत्नी थी वो चल बसी थी, उनके 2 बच्चे थे वो भी चल बसे थे। तब वो कहता है कि वो बच्चे कहीं न कहीं, इन बच्चों में ही कहीं न कहीं जन्म लिया होगा, इसलिए मैं उन बच्चों को खोजते फिरता हूं, अर्थात उन बच्चों की खोज में मैं ये काम करता हूं। शिरीष के फूल पाठ के लेखक कौन है? और वो है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसके आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी। और कहां हुआ था? बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। बलिया, उत्तर प्रदेश में। और उनके गांव का नाम क्या था? आरत दुबे का छपरा। क्या नाम था? आरत दुबे का छपरा, ये गांव था। द्विवेदी जी का जन्म का क्या नाम था? जन्म का क्या नाम था? हजारी प्रसाद। हजारी प्रसाद, जन्म का ये नाम था हजारी प्रसाद। द्विवेदी जी का नाम हजारी प्रसाद क्यों रखा गया? क्यों रखा गया था? क्योंकि द्विवेदी जी का नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इनके पिताजी को किसी मुकदमे में 1000 रुपए की प्राप्ति होने के कारण, इनके पिताश्री को इनके जन्म पर, इनके जन्म होने पर 1000 रुपए मुकदमे की पैरवी में प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? 1000 मिले तो इसलिए हजारी प्रसाद नाम रख दिया गया। द्विवेदी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कब सम्मानित किया था? 1957 ईस्वी में। कब किया था सम्मानित? 1957 ईस्वी में। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। एचपी का मतलब है हजारी प्रसाद। शिरीष के फूल निबंध संग्रह है वो कहां से संकलित है? और यह है उनका कल्पलता से। कहां से संग्रहित है? कल्पलता से। काव्य संग्रह या निबंध संग्रह, निबंधों का संग्रह जो कल्पलता है, उसमें से ये शिरीष के फूल निबंध है वो संकलित है। द्विवेदी जी ने फक्कड़ किसको कहा है? किसे कहा है? गांधी जी को कहा है। गांधी जी को, कबीर को, और अपने कालिदास को,
इसके अलावा शिरीष के फूल को, शिरीष के फूल को, इन्हें सभी को क्या कहा है? पक्कड़। पुराने भारत के रईस अपनी वृक्ष वाटिका में किन किन वृक्षों को लगाया करते थे? वो कौन कौन से वृक्ष थे? और वो वृक्ष थे आपके, एक तो अशोक, पूछा जा सकता है यह प्रश्न। अशोक के अलावा अरिष्ट, अरिष्ट के अलावा आपके पुन्नाग, पुन्नाग के अलावा आपके शिरीष। ये वृक्ष वाटिका में चयनित पौधे थे। कर्नाट राजा की प्रिया का नाम क्या था? यहां पर कर्नाटक लिखा हुआ है, कर्नाट का ही पूरा नाम, यानी कर्नाट है उसमें, किताब में क्या नाम है? कर्नाट। कर्नाट राजा की प्रिया का क्या नाम था? और वो नाम था विज्जिका देवी। क्या नाम था? विज्जिका देवी। क्या नाम था? विज्जिका देवी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी ने हिंदी के किस आधुनिक कवि को अनासक्त कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो है सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। वैसे संस्कृत के कालिदास को भी कहा है ना, लेकिन अनासक्त कवि कबीर को भी कहा है। आधुनिक कवि, आधुनिक कवियों में कौन आता है? सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न क्या है? आधुनिक कवि कौन है? आधुनिक कवियों में क्या है? यदि आप कबीर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आधुनिक कवियों में कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि शिरीष के फूल का निबंध किस श्रेणी का निबंध है? और यह है आपके ललित निबंध। कौन सा है? ललित निबंध। यदि आपके प्रश्न आ जाता है कि किसी एक ललित निबंधकार का नाम लिखिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शकुंतला किसकी रचना थी? यह शकुंतला की रचना किसने की? कालिदास ने। किसने की थी? कालिदास ने। न उद्धू का लेना न माधो का देना, इसका क्या अर्थ है? यानी किसी से कोई मतलब नहीं। इसका अर्थ क्या है? किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। निर्वासित कहानी के कहानीकार कौन है? और वो है आपके सूर्यबाला। कौन है? सूर्यबाला। राजेन की पत्नी का क्या नाम था? राजेन की पत्नी का नाम था रीमा। क्या नाम था? रीमा। इसके अलावा उनके घर में और कौन कौन थे? नौकर था जिसका नाम था जमुना। क्या नाम था? पूछा जा सकता है। नौकर का क्या नाम था? जमुना। छोटे भाई का नाम रणधीर और राजेन स्वमथाई। इसके अलावा उनके माता पिता जो थे, ये इतने सदस्य थे। जमुना नौकर था, रणधीर छोटा भाई था। शहर आने से पूर्व राजेन अपने माता पिता को प्रति माह कितने रुपए भेजता था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कितने भेजता था? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। 100 रुपए प्रति माह भेजता था। सब कचौड़ी पकौड़ा एक तरफ और अपना सुराज एक तरफ। ये लाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किसने कहा? ये कहा था बूढ़ी दरोगानी ने। किसने कहा था? किसने कहा था? बूढ़ी दरोगानी ने कहा था। बाबूजी मुख्यतः कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? कौन सी पुस्तक पढ़ते थे? और वो पढ़ते थे रामतीर्थ ग्रंथावली। कौन सी पढ़ते थे? रामतीर्थ ग्रंथावली। रामतीर्थ ग्रंथावली। माँ जी बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी कहानी सुनाती थी? राजेन की माँ, यानी उन राजेन को जब वो छोटे थे तो उन्हें सुलाने के लिए कौन सी कहानी सुनाती थी? वो सुनाती थी ढाका बंगाला कोआ की कहानी। ढाका बंगाला कोआ की कहानी। ढाका बंगाला कोआ की कहानी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। और वो हुआ था कटक नगर, उड़ीसा में। कटक नगर, उड़ीसा। इनके पिता का नाम था जानकीदास बोस और मां का नाम था प्रभावती देवी।
क्या नाम था? प्रभावती देवी। ये इनका परिचय है। अगला प्रश्न देखिए, रोबिन्सा कॉलेजिएट स्कूल के प्रधानाध्यापक कौन थे? और वो थे बेनी माधवदास। कौन थे? बेनी माधवदास। बेनी माधवदास थे। जब इनका स्थानांतरण हुआ था तब सुभाष बाबू रोने लगे थे। सुभाष बाबू सर्वाधिक किसके साहित्य से प्रभावित हुए? और वो थे विवेकानंद के साहित्य से। किसके साहित्य से? विवेकानंद के साहित्य से। कटक में आए सन्यासी ने कौन सी 3 बातें बताई? ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो इसमें इन्होंने बताई थी 1 नंबर निरामिष भोजन, मतलब शाकाहारी, निरामिष सात्विक भोजन, निरामिष भोजन। दूसरी बात बताई थी उन्होंने नियमित मंत्र पाठ, नियमित मंत्र पाठ। और इसके अलावा तीसरी बात उन्होंने बताई थी माता पिता के चरण स्पर्श, मतलब नियमित चरण स्पर्श, माता पिता के चरण स्पर्श। ये 3 बातें उन्होंने बताई थी। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष बाबू ने मैट्रिक परीक्षा कब पास की? और वो की थी 1913 ईस्वी में। कब की थी? 1913 ईस्वी में। निर्धन बस्ती में रहने वाले गुंडे का नाम क्या था? उसका नाम था हैदर। क्या नाम था? हैदर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुभाष बाबू को साधु जीवन से घृणा कब हुई? कब हुई? जब उन्होंने सहस्रों, मतलब हजारों, सहस्रों साधुओं को गांजा, भांग, अफीम एवं अन्य दूसरे नशे में चूर देखकर, यानी बहुत सारे साधुओं को जब उन्होंने गांजा, भांग, अफीम, इस प्रकार के अन्य जो नशे हैं, उन्होंने जब हजारों साधुओं को इस प्रकार के नशे में देखा तो उन्होंने देखा कि साधु जीवन भी अच्छा नहीं है और उनकी उस जीवन से घृणा हो गई। सुभाष बाबू को आईसीएस परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और वो हुआ था 4था स्थान। कौन सा? 4था स्थान प्राप्त हुआ था। सुभाष बाबू ने ये 4था स्थान प्राप्त हुआ था। वो कब हुआ था? सितंबर 1920 में जब परीक्षा हुई थी, सितंबर 1920 में इनका सिलेक्शन हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1920 में। और सुभाष बाबू ने आईसीएस से इस्तीफा कब दिया? और वो दिया था अप्रैल 1921 में। कब दिया था? अप्रैल 1921 ईस्वी में दिया था। सुभाष बाबू के आईसीएस से इस्तीफा देने पर किसने स्वागत किया? और वो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। बंगाल में भयंकर बाढ़ कब आई थी? और वो आई थी 1922 ईस्वी में। कब आई थी? 1922 ईस्वी में। अगला और अब लास्ट प्रश्न है, देखिए, सुभाष बाबू कोलकाता के मेयर कब चुने गए? कब चुने गए थे? वो चुने गए थे 26 जनवरी 1930 को। कब चुने गए थे? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? और वो हुआ था 4 अप्रैल 1931 को। 4 अप्रैल 1931 ईस्वी को। सुभाष बाबू ने रोम में किससे भेंट की थी? जब वो रोम गए थे तो उसने किससे भेंट की थी? वो की थी इटली के मुसोलिनी से। किससे? इटली के मुसोलिनी से। इटली के मुसोलिनी से। सुभाष बाबू ने सैनिकों के लिए कौन से 3 आदर्श बताए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो बताए हैं निष्ठा,
तीन आदर्श: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। नेताजी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? और वो की थी 5 जुलाई 1943 को। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को। 5 जुलाई 1943 ईस्वी को कब की थी? 5 जुलाई 1943 ईस्वी को। कहां से? सिंगापुर में टाउन हॉल के सामने परेड करते हुए। जब सिंगापुर से, कहां से? सिंगापुर से। नेताजी की मृत्यु कब हुई? नेताजी की मृत्यु हुई 18 अगस्त 1945 को एक वायुयान दुर्घटना से। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना से। वायुयान दुर्घटना में। सुभाष बाबू की मातृभाषा कौन सी थी? और वो थी बांग्ला। कौन सी भाषा थी? बांग्ला भाषा। देखिए विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। और भी आगे भी ये वीडियो इसी प्रकार जारी होते रहेंगे और आप इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी अपना साथ बना रहे। जब आप साहित्य की और भी क्लासें पढ़ेंगे, जैसे आप कॉलेज में भी पढ़ेंगे, तो भी आपको समय समय पर आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।